U114 हिंदी अध्याय 1131 संकट _2 यह एक छुट्टी आवेदन है। गु चांगहुआई को भी एक वैध बहाना मिल गया। इसका सार ये था कि ताओवादी न्यायालय के लिए कुछ संरचनाएं तैयार करने के लिए ताइक्सू गेत्से फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक शिष्य मोहुआ की तत्काल सहायता की आवश्यकता थी, जिसके लिए 2 दिन की छुट्टी की आवश्यकता थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृपया आपकी स्वीकृति अपेक्षित है। यह पत्र एल्डरसोन के हाथों में सौंपा गया, जो शिष्यों की उपस्थिति की देखरेख के प्रभारी थे। इसे प्राप्त करते ही एल्डरसोन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर से ये लिटिल मोहुआ, ये पूरी तरह से हास्यास्पद था। ताइक्सू गेट कियानिक्सू राज्य सीमा के भीतर 8 महान द्वारों में से एक होने के कारण इसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। और इस बच्चे में इतनी हिम्मत थी कि वह बार बार इधर उधर भागता था और यहाँ तक कि बार बार छुट्टी मांगने की भी हिम्मत रखता था। और स्वयं छुट्टी मांगने के बजाय उन्होंने ताओवादी न्यायालय से अपनी ओर से छुट्टी का अनुरोध करवाया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रवैया दर्शाता है। एल्डरसोन तुरंत अनुरोध को अस्वीकार करना चाहते थे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उनका संकल्प डगमगा गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक पत्र को एक तरफ रख दिया और स्वयं यात्रा करके उसे एल्डर मास्टर झुन को सौंप दिया। एल्डर मास्टर शुन से मिलते ही एल्डरसोन अचानक अपना धैर्य खो बैठे और धीमी आवाज में बोले, एल्डर मास्टर, ये बच्चा वह फिर से छुट्टी मांग रहा है। एल्डर मास्टर झुन, जो अपनी मेज पर गंभीर भाव और सिकुड़ी हुई भौहों के साथ किसी चीज से छेड़छाड़ कर रहे थे, एक सूक्ष्म लेकिन गहन अधिकार का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण एल्डरसोन को बहुत सावधानी और संयम से बात करनी पड़ी। एल्डर मास्टर झुन ने बिना ऊपर देखे ही एक निर्णायक हम कहा। अपनी बात कहने के बाद एल्डरसोन ने अपनी बात दोहराने की हिम्मत नहीं की और वहीं किनारे पर खड़े होकर विनम्रतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद एल्डर मास्टर झुन ने हल्की सी आह भरी, फिर अंततः अपना सिर उठाया। उनके शरीर से भव्य आभा गायब हो गई और वे एक बार फिर सफेद बालों वाले वृद्ध सज्जन बन गए। क्या कहा आपने? ओह! एल्डरसोन ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वह मोहुआ बच्चा फिर से छुट्टी मांग रहा है। किस कारण के लिए? वह कहते हैं कि ताओवादी न्यायालय को उनकी मदद की जरूरत है। कितने दिन? एल्डरसोन ने अप्रसन्न होकर उत्तर दिया, 2 दिन। एल्डर मास्टर शुन ने बेपरवाही से कहा, बस 2 दिन छुट्टी दे दो, क्या बड़ी बात है। इससे उसकी साधना में ज्यादा देरी नहीं होगी। क्या ये वास्तव में खेती में देरी का मामला था? एल्डरसोन के मन में आंतरिक विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें खुलकर व्यक्त करने का साहस नहीं किया और इसके बजाय चतुराई से कहा, मुझे डर है कि इससे संप्रदाय के नियम टूट सकते हैं और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बड़े मास्टर झुन ने भौहें उठाई, क्या तोड़ना है? संप्रदाय का? एल्डरसोन ने एल्डर मास्टर शुन की ओर देखा, फिर झिझके और अंततः हार मानते हुए कहा, उनका इस तरह हर समय छुट्टी लेना ठीक नहीं है। मुझे डर है कि इससे साथी शिष्यों की आलोचना होगी। एल्डर मास्टर शुन का बूढ़ा चेहरा सख्त हो गया। आलोचना? अगर दूसरे शिष्यों में क्षमता है तो उन्हें ही ताओवादी दरबार काम करने के लिए कहे और जिनके लिए छुट्टी मांगी जाए। मैं जितने दिन की छुट्टी मांगूंगा उतनी ही अनुमति दूंगा। क्या उनमें क्षमता है? एक प्रशिक्षण ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अकेले महारत हासिल कर सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और दूसरों को इसकी अहमियत बतानी होगी। हमेशा संप्रदाय में बंद रहना, बिना उसके अनुप्रयोग को समझे अध्ययन और अभ्यास करना, यही असली समस्या है। एल्डरसोन अवाक रह गए। ये देखकर एल्डर मास्टर जून ने अपना स्वर नर्म किया और अधिक धीरे से बोला, इसके अलावा यह एक अच्छी बात है। एल्डरसोन आश्चर्यचकित रह गए। एल्डर मास्टर झुन ने आगे कहा, ताओवादी दरबार द्वारा मोहुआ से मदद मांगने का मतलब है कि वे वास्तव में हमारे ताइक्सू गेट से मदद मांग रहे हैं। वे हमारे ताइक्सू द्वार से मदद क्यों मांगेंगे और 4 महान संप्रदायों में से किसी एक से नहीं, जैसे कि ताई आ संप्रदाय या अशिंगवॉर्ड संप्रदाय या अन्य 8 महान द्वारों और 12 धाराओं में से किसी से? स्पष्ट रूप से इसका अर्थ है कि हमारे ताइक्सू गेट में उचित शिक्षाएं हैं और हमारे शिष्य सक्षम हैं। मुझे बताओ, क्या ये हमारे ताइक्सू गेट के लिए वरदान नहीं है? एल्डरसोन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके लिए इन बिंदुओं पर बहस करना कठिन था। एक क्षण विचार करने के बाद उसे यह एहसास होने लगा कि शायद यही बात है। मोहुआ के अलावा उन्होंने ताओवादी दरबार को संप्रदाय के किसी अन्य शिष्य के लिए छुट्टी का अनुरोध भेजने के लिए तैयार नहीं देखा था। क्या यह ताइक्सू गेट के शिष्यों के महान कौशल और संप्रदाय की प्रभावी शिक्षाओं का प्रमाण नहीं है? एक क्षण के लिए एल्डरसोन के भीतर गर्व की भावना उमड़ पड़ी।
एल्डर मास्टर झुन ने एल्डर सोंग को शांत दृष्टि से देखा, समझे। एल्डर सोंग अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। एल्डर मास्टर जून ने निर्णायक रूप से कहा, बस बात यहीं खत्म हो गई। पत्र यहीं छोड़ दो, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। ये सुनकर एल्डर सोंग ने तुरंत सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, एल्डर मास्टर। पत्र छोड़कर एल्डर सोंग चले गए। एल्डर सोंग के चले जाने के बाद एल्डर मास्टर झुन अपने डेस्क पर रखी वस्तु का अध्ययन करने में लग गए। यह एक कंपास था, आकाश की तरह गोलाकार और पृथ्वी की तरह चौकोर, प्रतिच्छेदित याम्योत्तर और समांतर रेखाओं के साथ, आकाशीय तनों और सांसारिक शाखाओं द्वारा चिन्हित, गहन और जटिल सिद्धांतों से परिपूर्ण। एल्डर मास्टर झुन ने गहन विचारमग्न होकर कंपास को देखा, लेकिन उनकी भौहें और अधिक सिकुड़ गईं तथा उनका भाव और अधिक गंभीर होता गया। काफी देर बाद उसने निराशा में गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, हमारे ताइक्सू गेट की भविष्यवाणी विधियां वास्तव में अपर्याप्त हैं। हम इसका पता नहीं लगा सकते। एल्डर मास्टर जून की धुंधली आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। हाल ही में वह इस गहरी चिंता में डूबा हुआ था कि मानो कुछ मामलों के कारण ताइक्सू गेट पर किसी भयानक सत्ता का साया पड़ गया हो। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने संप्रदाय के भाग्य को प्रभावित किया। चाहे वह कितना भी विचार करे, योजना बनाए और बार बार निष्कर्ष निकाले, वह भ्रम के कोहरे को दूर नहीं कर सका और न ही भीतर के सत्य को समझ सका। अचानक वह केवल ये देख सका कि ताइक्सू गेट बैंगनी, क्षयकारी कर्म जंजीरों की परतों से बंधा हुआ प्रतीत होता है। रक्त लाल, डरावनी आंखों का एक जोड़ा लालची इरादे से ताइक्सू गेट को देख रहा था। ये संकट अंधेरे में छिपा हुआ था। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति ताइक्सू गेट को निशाना बनाकर एक दुष्ट षड्यंत्र रच रहा होगा। फिर भी सतह पर कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं और फिर उन्हें अपने वरिष्ठ भाई द्वारा कही गई बात याद आई, जिससे उन्होंने आह भरी। उसका बड़ा भाई सही था, अगर ताइक्सू गेट के गौरवशाली दिन होते तो इन राक्षसों और आत्माओं की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। अनगिनत स्वर्गीय रहस्यों, कर्मों के हजारों खतरों और बुरे विचारों के 10,000 धागों के बावजूद इन सबको एक ही तलवार से काटा जा सकता था। मास्टर जून की आंखें धुंधली हो गईं। अब जबकि दिव्य तलवारें सील कर दी गई हैं और तलवार कला निश्चित तकनीकें हैं, कोई भी उन्हें विकसित नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं करता और कोई भी अब उनका अनुसरण नहीं करता। अन्यथा मुझे इन अनाड़ी स्वर्गीय गुप्त एल्गोरिदम का अध्ययन करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। एल्डर मास्टर जून शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे थे। उसने पुनः कंपास की ओर देखा और शीघ्र ही उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुरझाते हुए तथा चेतना के सागर में एक तीव्र पीड़ा महसूस की। एल्डर मास्टर झुन ने अपनी भौहें रगड़ी, फिर डेस्क पर रखे कंपास को बंद कर दिया और अपनी आंखों को आराम दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और अपना निष्कर्ष जारी रखने का इरादा किया, लेकिन गलती से उसकी नजर मेज पर एक पत्र पर पड़ गई। इस पर गु चांगहुई की मुहर लगी हुई थी। गु परिवार। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर मो का गु परिवार के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। युवा मास्टर मो के विचार ने एल्डर मास्टर जून के मूड को काफी हद तक बेहतर बना दिया, जिससे उनकी दिव्य इंद्रियां इतनी शुष्क नहीं रहीं। इस बालक की साधना प्रतिभा में कुछ कमी है, लेकिन दिव्य ज्ञान में उनकी प्रतिभा असाधारण है। अभी केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही उनकी दिव्य भावना 16 पैटर्न के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच चुकी है, जो वास्तव में अविश्वसनीय है। वह वास्तव में मेरे ताइक्सू गेट के लिए एक खजाना है। जहां तक 17 पैटर्न की बात है, बड़े मास्टर झुन ने एक क्षण सोचा और अपना सिर हिलाया। नींव स्थापना क्षेत्र में अंतिम मध्य चरण की बाधा बहुत गहरी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात तोड़ा जा सके। यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण या यहां तक कि अंतिम चरण तक पहुंचने और अपने क्षेत्र के उन्नयन के साथ वह एक ही झटके में चेतना के सागर की बाधा को पार कर सकता है। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस अवधि के दौरान शांत होने, अधिक संरचना पैटर्न सीखने और एक मजबूत आधार तैयार करने का समय है। एल्डर मास्टर झुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जब से उन्होंने आखिरी बार यंग मास्टर मो पर ध्यान दिया है, काफी समय बीत चुका है। लेकिन ये बच्चा ईमानदार, प्रतिभाशाली और मेहनती है, बहुत आश्वस्त करने वाला है, इसलिए किसी भी अनुस्मारक की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी ओर से कुछ फॉर्मेशन कक्षाएं भी पढ़ाईं। बड़े मास्टर जून को राहत महसूस हुई। वह कंपास का पता लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य इंद्रिय सक्रिय हुई, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है।
युवा मास्टर मो की आकृति धुंधली और अस्पष्ट थी। वह व्यस्त और काम में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आकृतियां नहीं बना रहे थे। एल्डर मास्टर झुन रुक गए, उनके दिल में भारीपन छा गया। यंग मास्टर मो वास्तव में क्या कर रहे थे? आकृतियां बनाने के अलावा वह और क्या कर सकता था? ड्राइंग संरचनाओं को छोड़कर एल्डर मास्टर झुन ने इसके बारे में सोचा। युवा मास्टर मो का भौतिक शरीर मजबूत नहीं है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। एक नाजुक छोटा बच्चा, वह क्या कर सकता है? बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। अल्पविराम। दूसरी ओर छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में गुअन और गुक्वान गु चांगहुआई के आदेश पर छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंचे और सुरक्षा के लिए कई आध्यात्मिक कलाकृतियां लेकर आए। एक शुद्ध हृदय दर्पण, एक सुखदायक जैल और एक प्रतिकारक बुरी हेपिन। गु परिवार द्वारा संजोई गई ये 3 आध्यात्मिक कलाकृतियां, यद्यपि द्वितीय श्रेणी की हैं, अपने विशेष प्रभावों और दुर्लभ सामग्रियों के कारण बहुत कीमती हैं। यह अनिश्चित है कि युवा मास्टर मो उन्हें उपयोगी पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इसके अतिरिक्त गु परिवार के गुप्त आदेश का उपयोग करते हुए युवा मास्टर मो ने गु परिवार से 20 से अधिक फाउंडेशन स्थापना साधकों को भी बुलाया। कुएं में जोखिम अज्ञात है और निश्चित रूप से हर कोई नीचे नहीं जा सकता है, और वहां बहुत अधिक सुखदायक आध्यात्मिक कलाकृतियां भी नहीं हैं। युवा मास्टर मो ने अपने लिए, गुअन और गु क्वान के लिए, जो दोनों फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में थे, योजना बनाई कि पहले शुद्ध हृदय और सुखदायक कलाकृतियों के साथ कुएं में उतरकर स्थिति का पता लगाया जाए और फिर परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाए। ये वर्तमान में सबसे विवेकपूर्ण दृष्टिकोण था। बाद में युवा गुरु मो ने गुअन और गुक्वान को ताओवादी दरबार के अधिकारियों की हैसियत से छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के सभी मछली पालकों को घर पर रहने और बाहर न जाने का आदेश दिया तथा अन्य गु परिवार के पालकों को गांव के भीतर ही रहने को कहा। हालांकि प्रस्थान से पहले एक मछली पालक को यंग मास्टर मो, वह ओल्ड यू का सबसे बड़ा बेटा था और लिटिल शुनजी और लिटिल शुएजी का पिता था। यंग मास्टर मो को उसका नाम यू दाहे याद था। बिना एक और शब्द कहे वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी और वह विनती कर रहा था, युवा स्वामी, मुझे भी जाने दीजिए। युवा मास्टर मो ने उसे उठाया और अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। यू दाहे घुटनों के बल बैठे रहे, उनकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। छोटे शुनजी और छोटे शुएजी, वे मेरे अपने बेटे हैं। मो हुआ ने आह भरी, बहुत देर तक सोचा और फिर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। यू दाहे की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई, कृतज्ञता से भर गई। मो हुआ का मन थोड़ा सा हिल गया। इस बार गंतव्य एक मछली पकड़ने वाला गांव था जो दुष्ट भगवान द्वारा दूषित था। चूंकि वह मछली पालक नहीं था और मछली पालकों से संबंधित कई मामलों को नहीं समझता था, इसलिए यू दाहे को साथ लाना बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा बचाए गए लोग उसके 2 बेटे थे। यदि इन दोनों बच्चों को नहीं बचाया जा सका, तो एक पिता के रूप में यू दाहे को अपने बेटों को खोने का दोगुना दर्द सहना पड़ेगा। इसके बजाय बेहतर होगा कि उसे एक मौका दिया जाए। इसके बाद मो हुआ, गुअन, गुक्वान और यू दाहे के साथ छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के पीछे कुएं के पास गए। गुअन पहले से ही रास्ते में निरीक्षण कर रहा था और अब वह पूछे बिना नहीं रह सका, युवा मास्टर, क्या क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन इस कुएं में छिपा है? मो हुआ ने सिर हिलाया। गुएन और गुक्वान ने एक दूसरे को देखा। यू दाहे ने भी कमजोरी से कहा, ये वो कुआं है जिससे हमारा गांव पानी पीता है, लोगों को इसके अंदर नहीं छिपाया जा सकता। अभी देखो। ये कहने के बाद मो हुआ ने अपना ब्रश और स्याही निकाली और कुएं के चारों ओर एक आकृति बनाना शुरू कर दिया। एक बार जब संरचना तैयार हो गई तो संरचना पैटर्न प्रकाशित हो गए और कुआं अचानक कांप उठा। फिर उसने उस रात की तरह अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यह एक सूखा कुआं था और वास्तव में दुष्ट देवता का वास्तविक प्रवेश द्वार था। उसी समय लाल रक्त की धुंध फूट पड़ी। हालांकि केवल मो हुआ ही इस तरह के रक्त धुंध को देख सकता था। गुअन, गुक्वान और अन्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुएं के भीतर सचमुच रहस्य छिपा होगा। हालांकि वे धुंध के भीतर खूनी रंग नहीं देख सके, उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि धुंध और अधिक घनी हो गई है और उनके शरीर ठंडे महसूस हो रहे थे। हालांकि दिन का समय था, फिर भी कुछ उदास महसूस हो रहा था। जैसे ही मो हुआ नीचे जाने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया। उन्होंने याद किया कि उस रात जब क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन कुएं में कूदा था तो वह मछलियों की एक टोकरी लेकर जा रहा था जिसमें कई बड़ी मरी हुई मछलियां थीं।
उन मृत मछलियों के सिर बड़े थे और शरीर पर पैटर्न थे तथा वे कुछ बदसूरत दिख रही थीं। मोहुआ कुछ उलझन में था। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा उन मृत मछलियों को लाने का उद्देश्य क्या था? उसने एक क्षण के लिए सोचा। उसे लगा कि चूंकि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन उन्हें ले गया है, इसलिए उसे भी उन्हें अवश्य लाना चाहिए। जब संदेह हो तो दूसरों से सीखना हमेशा उचित होता है। मोहुआ ने कागज और कलम निकाला, उन मृत मछलियों का चित्र बनाया और फिर यूदाहे से पूछा, ये किस प्रकार की मछली है? यूदाहे ने भौहें चढ़ाईं, काफी देर तक देखा और अंततः उसे याद आया, यह मृत पैटर्न मछली होनी चाहिए। मृत पैटर्न मछली। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन आगे कुछ पूछे बिना उसने सीधे कहा, क्या आप उन्हें ला सकते हैं? हाँ, यूदाहे ने आत्मविश्वास से कहा। फिर वह बिना कुछ कहे गांव के सामने भाग गया और लगभग 30 मिनट बाद 3 बड़ी मृत मछलियों के साथ लौटा, जो बहुत ही ग्रे और बदसूरत डेड पैटर्न फिश थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे गांव के किसी परिवार से उधार लिए गए हों। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। अब जब तैयारियां पूरी हो गईं तो वे कुएं में उतर सकते थे। नीचे उतरने से पहले मोहुआ ने एक पल सोचा और फिर एक बार फिर चेतावनी दी। मैं पहले ही कह दूं, ये कुआं बेहद खतरनाक है। अंदर जाने के बाद तुम्हें मेरी हिदायतों का पूरी तरह से पालन करना होगा, जरा सी भी चूक किए बिना, वरना नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। यूदाहे आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसने अपने दांत भींच लिए और गंभीरता से सिर हिलाया। मोहुआ ने गुअन और गु क्वान से भी कहा, छोटे भाई क्वान, आपके लिए भी यही बात लागू होती है। गुअन और गु क्वान के भाव थोड़े कठोर थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से सिर भी हिलाया। वे गु परिवार में पैदा हुए थे और ताओवादी दरबार में दरबारी अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे तथा नियमित रूप से पाप साधकों और दुष्ट साधकों से निपटते थे, जो जोखिम रहित नहीं था। यद्यपि वे मृत्यु को गले नहीं लगाते थे, फिर भी वे उससे डरने वाले नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनका जीवन उनके सामने मौजूद यंग मास्टर मो की तुलना में अधिक कीमती था। युवा मास्टर मो, जो इतने युवा थे और फाउंडेशन स्थापना के शुरुआती चरण में ही खुद को जोखिम में डालने वाले थे, दोनों भाई कैसे हिचकिचा सकते थे? युवा मास्टर मो, हम आपकी बात सुनेंगे, गुएन और गु क्वान ने एक सुर में कहा। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस ली, खून के धुंध में लिपटे कुएं के तल को देखा, जो गहरा और अभेद्य था, और गंभीरता से कहा, चलो नीचे चलते हैं। हाँ, गुअन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। फिर गुअन और गु क्वान पहले नीचे कूद गए। यूदाहे अपने दोनों बेटों के नाम मन ही मन बुदबुदाते हुए और दृढ़ भाव से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंततः यह मोहुआ था, उसने अब और संकोच नहीं किया और कुएं में छलांग लगा दी, जो दुष्ट देवता का प्रवेश द्वार था, खूनी धुंध में लिपटा हुआ था। जो मोहुआ वाटर पासिंग स्टेप का उपयोग करते हुए उतरा, उसकी मुद्रा कोमल थी, केवल उसके पैर थोड़े सुन्न महसूस हुए। नीचे बैठने के बाद मोहुआ ने ऊपर देखा कि कुएं के तल पर धुंध मोटी नहीं थी, लेकिन रक्त लाल रंग और भी अधिक समान था, जो धीरे धीरे नीचे बह रहा था। खून के धुंध के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पनप रहा हो। मोहुआ के दिल में हल्का सा कंपन हुआ। उसे लगा कि वह किसी तरह मूल के करीब पहुंच गया है। युवा मास्टर, गुअन और अन्य दो ने धीरे से पूछा। जब वे कुएं की तलहटी में पहुंचे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनके दिल अशांत हो गए, इसलिए वे सभी मोहुआ की ओर देखने लगे। मोहुआ ने एक क्षण के लिए अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और देखा कि सूखे हुए कुएं के तल पर एक पत्थर से बना गलियारा था, जो सभी दिशाओं में जाता था, लेकिन उसकी सीमा अज्ञात थी। गुअन और अन्य लोग खूनी रंग न देख पाने के कारण यह नहीं समझ पा रहे थे कि किस ओर जाएं। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पीछे आओ। मोहुआ ने एक रास्ता चुना और सीधे आगे चल दिया। गुअन मोहुआ के साथ थोड़ा आगे चल रहा था, जबकि यूदाहे मोहुआ के ठीक पीछे चल रहा था और गु क्वान पीछे की ओर पहरा दे रहा था। वे तीनों मोहुआ की गुप्त रूप से रक्षा कर रहे थे। मोहुआ की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गु चांगहुई द्वारा गुएन और गु क्वान को निर्देश दिया गया था। यूदाहे को पता था कि उसके दो युवा बेटों का जीवन इस युवा मास्टर पर टिका है, इसलिए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। गलियारा सूखा और अंधेरा था तथा वातावरण दमनकारी था। कुछ देर चलने के बाद वे अचानक ठहरे हुए पानी के एक तालाब के पास पहुंचे, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े गड्ढे में खोदकर बनाया गया हो और पानी से भरा हुआ था। मोहुआ की निगाहें थोड़ी सघन हो गईं। उसे याद आया कि उसका छोटा बाघ, जो पानी में गिर गया था, उस पर हमला हुआ था और वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया था। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय मुक्त की, एक क्षण के लिए उसे देखा, उसकी निगाहें डूब गईं।
पानी में एक राक्षस जानवर है। इस राक्षस जानवर की उपस्थिति मायावी और शक्तिशाली थी क्योंकि यह पानी में डूबा हुआ था, जिससे इसका पता लगाना कठिन था। जाहिर है, छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के पीछे के मास्टरमाइंड ने एक राक्षस जानवर को पाला था और उसे पानी में रख दिया था ताकि रास्ता अवरुद्ध हो जाए, ताकि पता न चले। गुवन और गुकवान ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल थोड़े सदमे में थे। पानी मिश्रित था और अपनी दिव्य इंद्रियों के कारण उन्होंने पानी में छिपे राक्षस जानवर को नहीं देखा था। यद्यपि वह एक फॉर्मेशन मास्टर है, क्या यंग मास्टर मो की दिव्य भावना बहुत संवेदनशील थी। वह अभी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में ही है ना? यू दाहे ने डरते हुए पूछा, युवा मास्टर, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का जलदानव है? मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। गुवन ने सोचा और कहा, क्या मुझे वापस जाना चाहिए और अधिक लोगों को बुलाना चाहिए कि वे नीचे आएं और इस राक्षस जानवर को मारने के लिए सेना में शामिल हों? नहीं, मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। ये राक्षस जानवर शायद द्वितीय श्रेणी का अंतिम चरण का जलदानव है, जो पानी में बहुत शक्तिशाली है। संभवतः इसे पकड़ने के लिए कम से कम 7 या 8 साधकों की आवश्यकता होगी जो जल प्रणाली कौशल में निपुण हो, जल प्रकृति में दक्ष हो और जो फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हो। मो हुआ ने एक राक्षस शिकारी के रूप में अपने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। गुवन और गुक्वान ने भौहें चढ़ाईं। फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में 7 या 8 लोग गु परिवार के सदस्य एकत्रित हो सकते थे, लेकिन जल प्रणाली कौशल में निपुण, पानी के अंदर युद्ध में कुशल लोगों की संख्या अत्यधिक थी। छोटे मछली पकड़ने वाले गांव में मछली पालने वाले लोग जल प्रकृति में कुशल थे, लेकिन वे युद्ध में कुशल नहीं थे और उनमें से कोई भी फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज पर नहीं था। इसके अलावा मो हुआ ने आगे कहा, अगर हम यहाँ कार्रवाई करते हैं तो इस जलदानव को जबरन मारने से निश्चित रूप से बड़ा हंगामा होगा और संभवतः क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन सतर्क हो जाएगा, जिससे वे बच निकलेंगे। उन 2 बच्चों को भी शायद बचाया न जा सके। युवा मास्टर, फिर क्या? यू दाहे ने मो हुआ की ओर देखा, उसकी आंखें दुख से भरी थीं, आशा से भरी थीं। मो हुआ ने धीरे से आह भरी, मुझे सोचने दो। उसने अपने सामने खतरनाक गहरे तालाब को देखा, उसकी आंखों में उसके विचार प्रतिबिंबित हो रहे थे और वह एक मुद्दे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन कैसे पार करने में कामयाब हुआ? हालांकि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन जल प्रकृति में कुशल था, वह केवल फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में था, निश्चित रूप से इस जलदानव के लिए एक मैच नहीं था। और एक राक्षस जानवर होने के नाते जलदानव अपने हमलों में मित्र या शत्रु के बीच अंतर नहीं करेगा। मो हुआ को क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के साथ अपनी मुठभेड़ फिर से याद आ गई। स्वाभाविक रूप से उसे उन मृत मछलियों की याद आ गई। यू दाहे के अनुसार इन मछलियों को डेड ब्लॉच फिश कहा जाता था। मो हुआ ने फिर पूछा, मृत ब्लॉच मछली का उपयोग किस लिए किया जाता है? यू दाहे ने कहा, यह मछली जहरीली होती है। मरने के बाद इसके शरीर पर शव के धब्बों जैसे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए इसे मृत धब्बा मछली कहा जाता है। इसे खाने से रक्त का ठहराव, शरीर का लकवा बिल्कुल लाश की तरह हो जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ, तो यह ऐसा ही है। नदी पार करते हुए ड्रैगन और उसके समूह ने जलदानव को खिलाने के लिए मृत धब्बा मछली का इस्तेमाल किया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। फिर उन्होंने नदी पार की। मो हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर गुवन को एक मृत ब्लॉच मछली पानी में फेंकने को कहा। जैसे ही मृत ब्लॉच मछली पानी में गिरी, पानी में हलचल मच गई और जलदानव का एक विशाल बदसूरत सिर प्रकट हुआ, जिसने मृत ब्लॉच मछली को एक ही घूंट में निगल लिया। मो हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं। गुवन और अन्य लोग भी भयभीत दिख रहे थे। इस जलदानव की प्रजाति अज्ञात थी, लेकिन यह विशाल था, लगभग 5-6 आदमियों के बराबर। इसका सिर विकृत था, मुंह खुला हुआ था और इसका राक्षसी रक्त गाढ़ा था। इसकी त्वचा शल्क कवच से ढकी हुई थी, जो लगभग अविनाशी था। उसकी उभरी हुई आंखें काली और पीली, पुतलियां ठंडी और क्रूर थीं। ये द्वितीय श्रेणी का पीक वाटर डैमन था, जिसकी आयु अज्ञात थी। मृत ब्लॉच मछली को निगलने के बाद जलदानव की पुतलियां थोड़ी फैल गईं और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से एक पल के लिए लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन केवल 10 सांसों में वह सामान्य हो गया। मो हुआ रुका, फिर ठंडी हवा की गहरी सांस ली। मछली को खाना खिलाना और जलदानव को पनडुब्बी बनाना सुरक्षित रूप से पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस जलदानव का रक्त क्यों ही बहुत घना था। मृत ब्लॉच मछली को खाने से वह केवल 10 सांसों के लिए ही अपाहिज हो सकती है। नदी पार करने के लिए इन 10 सांसों के भीतर विपरीत किनारे तक तैरना आवश्यक है,
अन्यथा एक बार जागने पर जल दानव नदी पार करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को खा जाएगा। गुवन और अन्य लोगों को भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई, उनके चेहरे पीले पड़ गए। मोहुआ ने गुवन और अन्य लोगों की ओर देखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी निगाहों में पूछताछ का भाव था। यू दाहे ने दृढ़ चेहरे के साथ दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूं, भले ही इसका मतलब मौत हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अन ने फिर कहा, युवा मास्टर, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि गुकवान ने मोहुआ को कुछ चिंता के साथ देखा। युवा मास्टर, शायद आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ये ठीक है, मोहुआ ने कहा, मैं पानी में काफी तेजी से तैर भी सकता हूँ। इससे पहले जब उसके पास समय होता था तो उसने नदी पार करने वाले ड्रैगन की सफेद लहर जैसी गति तकनीक को मोटे तौर पर सीख लिया था। हालांकि वह इसमें ज्यादा कुशल नहीं था, फिर भी जरूरत पड़ने पर वह इसका इस्तेमाल कर लेता था। एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने कहा, वहां 3 मृत पैटर्न वाली मछलियां भी हैं, चलो थोड़ी देर में उन सभी को जलदानव को खिला देते हैं और फिर हम तुरंत दूसरी तरफ तैरेंगे। उन सबको खाना खिलाऊं? गुकवान हैरान था, जब हम वापस लौटेंगे तो क्या होगा? वापस लौटने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मोहुआ ने सहजता से कहा। जब वे वापस आ रहे होते तो उन्हें दुश्मन को चौंका देने की चिंता नहीं करनी पड़ती। ठहरे हुए पानी में फंसा जलदानव किसी छिपे हुए शिकार से कम नहीं होता और उसे स्वर्ग भेजने के उसके पास 100 तरीके होते। गुअन और गुकवान मोहुआ की योजना से अनजान थे, लेकिन भी माउंटेन दानव गुफा में अपने अनुभव के बाद वे धीरे धीरे मोहुआ के निर्देशों का पालन करने के आदी हो गए थे। जल दानव द्वारा एक मछली खा लेने के बाद वह धीरे धीरे वापस पानी में डूब गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह तट पर हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ था तथा केवल पानी में मौजूद शिकार के प्रति ही अत्यंत संवेदनशील था। तीनों ने विचार विमर्श किया और फिर नदी पार करने का निर्णय लिया। गुअन, गुकवान और युदाहे प्रत्येक ने एक एक मछली पकड़ी और उन्हें एक साथ दूर पानी में फेंक दिया। जैसे ही पैटर्न वाली मछली पानी में गिरी, जल दानव पुनः प्रकट हुआ। उसने 2 मछलियों को निगल लिया और पहले की तरह उसकी पुतलियां असंकेंद्रित हो गईं और थोड़ी लकवाग्रस्त हो गईं। जाना। जिस क्षण जल दानव मछली खा रहा था, मोहुआ ने निर्णायक रूप से निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद वे सभी पानी में कूद पड़े और तेजी से विपरीत किनारे की ओर तैरने लगे। यू दाहे एक मछली पालक था जिसमें उत्कृष्ट जलीय क्षमता थी, इसलिए वह बहुत तेजी से तैरता था। मोहुआ हालांकि एक मछली पालक नहीं था, लेकिन जल प्रणाली शरीर कौशल, जल पासिंग स्टेप में प्रशिक्षित था और उसने श्वेत तरंग तकनीक भी सीखी थी। वो पानी में एक फुर्तीला मछली की तरह था और उसकी गति भी धीमी नहीं थी। गुअन और गुकवान गति तकनीक में कमतर थे, लेकिन उनकी साधना गहरी थी जिससे वे बराबरी पर बने रहे। हालांकि दोनों ने जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली और मोहुआ की रक्षा के लिए उसके पीछे खड़े हो गए। द्वितीय श्रेणी का शिखर जलदानव 2 पैटर्न वाली मछलियां निगलने के बाद लगभग 15 सांसों के लिए ही लकवाग्रस्त हुआ। उसके बाद उसकी भयावह काली और पीली पुतलियां फिर से हिलने लगीं। मोहुआ ने खतरे को भांपते हुए तुरंत कहा, जल्दी करो, और फिर अपने शरीर के कौशल को चरम सीमा तक बढ़ाया। अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए हताश होकर आगे बढ़ने लगा। किनारा नजर आ रहा था। गुअन ने भी अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए किनारे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस समय जल दानव अपनी लकवाग्रस्त अवस्था से पूरी तरह जाग चुका था। उसकी उभरी हुई आंखें घूम रही थीं और उसकी बदसूरत नाक जीवित मनुष्यों की गंध सूंघ रही थी। उसने अन्य मृत पैटर्न मछलियों की परवाह नहीं की और धीरे धीरे पानी में डूब गया। जल दानव की आकृति नीचे डूबी हुई थी, लेकिन उसी समय पानी की सतह पर एक अंतर्धारा का पैटर्न दिखाई दिया जो मोहुआ और अन्य लोगों की ओर बड़ी तेजी से बह रही थी। मोहुआ और उसके साथी सदमे में आ गए और हताश होकर तैरने लगे। अंततः जलीय विशेषज्ञ यू दाहे सबसे पहले किनारे पर पहुंचे और पानी से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत मुड़कर मोहुआ को नदी से ऊपर खींच लिया। गुएन और गुकवान भी बैंक पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे किनारे पर चढ़ पाते, पानी की सतह पर एक धमाके की आवाज के साथ एक बदसूरत जल दानव का सिर उभरा, जिसके जबड़े खुले हुए थे और वह गुअन और गुकवान को निगलने के लिए झपटा। पानी में डूबे दोनों लोग समय रहते बच नहीं सके। मोहुआ ने तुरंत प्रतिक्रिया की। अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ते हुए उसने कई अग्नि गोले बनाए जो जल दानव की उभरी हुई आंखों पर लगे, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। उसी क्षण गुअन और गुकवान ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली, तलवार की ऊर्जा को उन्मुक्त किया और जलदानव के निचले जबड़े पर वार किया।
लेकिन जल दानव की त्वचा और मांस मोटा था, वार गहरे नहीं थे, मुश्किल से त्वचा टूट रही थी। यूदाहे ने तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक जहरीला शैवाल रस वाला हार्पून निकाला और उसे सीधे जलदानव के गले पर फेंक दिया। ये वह सामान्य तरीका था जिसका उपयोग मछली पालक मछली पकड़ते समय जलीय राक्षस जानवरों से निपटने के लिए करते थे। भाला जल दानव के मुंह में घुस गया, जहरीला शैवाल उसके गले में घुस गया, जिससे जल दानव को भयंकर पीड़ा हुई और वह पलट गया तथा पानी में डूब गया। अवसर का लाभ उठाते हुए गुअन और गुक्वान दोनों किनारे पर चढ़ गए। इसके बाद समूह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि कुछ ही क्षणों में जलदानव पुनः प्रकट हो गया। जलदानव गुस्से में पूरे भाले को निगल गया, लेकिन पानी में जीवित मनुष्यों की गंध गायब हो जाने के कारण वह किनारे की ओर केवल एक गुस्से भरी दहाड़ ही निकाल सका। गर्जना धीमी थी, लेकिन हवा बहुत तेज थी। तेज हवा के कारण महुआ कुछ कदम लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वह कुछ अस्त व्यस्त दिखाई देने लगा। गुअन ने तुरंत महुआ को उठाया। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। महुआ ने अपना माथा रगड़ा, जल दानव की ओर कुछ झुंझलाहट के साथ देखा और मन ही मन सोचा, बदसूरत सनकी, मेरे वापस आने तक इंतजार करो और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूँ। जल दानव की बदसूरत और भयावह आंखें अभी भी महुआ को घूर रही थीं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसे महुआ की काली सूची में चिन्हित किया गया था। एक बार किनारे पर आकर और पानी से दूर हो जाने पर जल दानव शक्तिहीन हो गया। समूह अस्थायी रूप से सुरक्षित रहा और आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद उन्हें आगे एक खुला स्थान दिखाई दिया, जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। द्वार से गुजरते हुए उन्हें अचानक एक विस्तार का सामना करना पड़ा, जो अब एक संकीर्ण कुएं तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके सामने बादलों से घिरा एक क्षेत्र फैला हुआ था। आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जमीन पर कंकड़ पत्थरों से बनी कीचड़ भरी पगडंडी थी। हवा में हल्की पीली धुंध छाई हुई थी। गुअन और अन्य लोगों की आंखों में धुंध हल्की पीली थी, लेकिन महुआ के लिए धुंध का रंग गहरा रक्त लाल था। कुछ ही दूरी पर एक मछली पकड़ने वाले गांव की अस्पष्ट रूपरेखा इस खूनी धुंध में विलीन हो गई, जिससे मृत्यु और भयावहता का आभास फैल रहा था। गुअन ने मन ही मन कोसा, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के उन मानव तस्करों को छिपने के लिए ऐसी डरावनी जगह कैसे मिल गई। यूदाहे ने सहमति में सिर हिलाया, हैरान होकर, मैंने आसपास ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये कोई मछुआरों का गांव है? ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई भी नहीं है? चलो पहले वहां जाकर देख लेते हैं। महुआ ने आह भरी। वह अच्छी तरह जानते थे कि यह मछली पकड़ने वाला गांव सिर्फ मानव तस्करों का गांव नहीं है। समूह कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए दूर स्थित मछली पकड़ने वाले गांव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद महुआ ने अचानक गुअन को पकड़ लिया और चिल्लाया, रुको। गुअन चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। वह कुछ उलझन में था क्योंकि वह महुआ को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। स्पष्टतः आसपास कुछ भी नहीं था, फिर भी महुआ की पुतलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने गुअन के सामने खून की धुंध का एक बादल देखा, जिसके भीतर खूनी जोंक जैसी कोई बुरी वस्तु रेंग रही थी। ये रक्त जोंक पूरी तरह से लाल, गंदी और खूनी थी, जो खून की धुंध के साथ हवा में तैर रही थी। वह गुअन के ठीक सामने तैर रहा था। गुअन इसे बिल्कुल नहीं देख सका। अगर वह अभी एक कदम और आगे बढ़ता तो सीधे इन खूनी जोंकों को छू लेता। रक्त जोंक को छूने पर क्या होगा, महुआ को अभी तक पता नहीं था। हालांकि अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये रक्त जोंक संभवतः दुष्ट ईश्वर से अलग हुई दुष्ट आत्माएं थीं, जो संभवतः दिव्य ज्ञान वाले किसी भी जीवित प्राणी के चेतना सागर में घुस सकती थीं और उसे प्रदूषित और परजीवी बनाना शुरू कर सकती थीं। खतरा है, महुआ ने गंभीरता से कहा। गुअन और अन्य लोगों ने घने कोहरे को देखा, उनके दिल ठंडे हो गए। मेरे पीछे आओ, भटको मत, महुआ ने कड़ी चेतावनी दी। चूंकि वह तीनों को कुएं में लेकर आया था, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य था। यूदाहे एक दुर्भाग्यशाली मछली पालक था, जो कठिन जीवन जी रहा था। गुअन और गुक्वान और भी अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे अंकल गु द्वारा उनकी रक्षा के लिए भेजे गए साथी थे। उनके साथ कुछ भी होने देना और भी अकल्पनीय था। तीनों ने सिर हिलाया। महुआ ने आगे चलना शुरू किया, अन्य 3 लोगों का नेतृत्व करते हुए, सावधानी से रक्तजोकों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षणों के बाद रक्त का धुंध गाढ़ा हो गया और वहां बहुत सारे रक्तजोक थे। महुआ उनसे बच सकता था, लेकिन उसके पीछे चलने पर गुअन और अन्य लोग अभी भी पीछे चल रहे रक्तजोकों के परजीवी हो सकते थे।
मो हुआ थोड़ा परेशान हुआ, फिर अचानक एक और विचार से चौंक गया। वह खूनी जोको को देख सकता था, इसलिए वह अपना रास्ता ढूंढ सकता था। ड्रैगन नदी को पार करते समय जो रक्त जोको को नहीं देख पाया था, उसने उनसे बचकर गांव में जाने का रास्ता कैसे ढूंढा? इसमें अवश्य ही कोई चाल होगी। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की और एक पल के लिए आसपास के वातावरण पर नजर दौड़ाई, तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह नीचे बैठ गया और अपने पैरों के पास पड़ी मिट्टी और पत्थरों को खोदने लगा। गुवन और अन्य लोग हैरान होकर देखते रहे, लेकिन अपनी सीमाओं को समझते रहे और मोहुआ को परेशान नहीं किया। थोड़ी देर बाद मोहुआ ने अंततः जमीन से कुछ खोद निकाला। ये संरचना का एक पत्थर का स्लैब था। स्लैब पर जटिल एवं गहन संरचना पैटर्न उकेरे गए थे। हालांकि मोहुआ ने ये पैटर्न पहले कभी नहीं देखे थे, फिर भी ये उसे बहुत जाने पहचाने लग रहे थे। इस संरचना की शैली बिल्कुल उन पैटर्न से मिलती जुलती थी जो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने कुएं के मुहाने पर बनाए थे। दिव्य ताओ व्यू। मोहुआ बहुत खुश हुआ। उन्होंने शीघ्रता से एक एक करके इन पैटर्नों को चिन्हित कर लिया। हालांकि पत्थर की पटिया पर दिव्य ताओ व्यू अधूरा था। कुछ पैटर्न अकेले व्यू संरचना का पूर्ण निर्माण नहीं कर सकते थे, न ही पैटर्न के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकते थे। मोहुआ ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, फिर उकड़ू बैठकर फिर से खुदाई की। कुछ ही क्षण बाद उसने सचमुच एक और स्लैब खोद डाला। इस स्लैब पर दिव्य ताओ सरणी पैटर्न अभी भी अधूरे थे, जिनमें नए और पुराने का मिश्रण था। मोहुआ ने सावधानीपूर्वक उनकी तुलना की, नए पैटर्न को नोट किया, फिर आगे की ओर बढ़ते हुए अंततः कई स्लैबों से 5 पूरी तरह से नए दिव्य ताओ सरणी पैटर्न रिकॉर्ड किए। इसके बाद उन्होंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और लगातार इन 5 पैटर्नों का अनुकरण, संयोजन और संयोजन किया। दर्जनों प्रयासों के बाद मोहुआ अंततः इन 5 पैटर्नों को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहा, जिससे एक सरल लेकिन कार्यात्मक दिव्य ताओ सरणी प्रोटोटाइप का निर्माण हुआ, जहां दिव्य विचार की शक्ति एक गोलाकार, बंद लूप में प्रवाहित हुई। यह प्रोटोटाइप अभी भी बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, 5 तत्वों के निर्माण के समान, जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक अध्ययन के दौरान सीखा था। लेकिन वास्तव में यह एक पूर्ण, परिचयात्मक दिव्य ताओ व्यू था। मोहुआ ने इस सरणी की तुलना कुएं के मुहाने पर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा बनाए गए पैटर्न से की, तथा कुछ तकनीकों की खोज की। सख्ती से कहें तो क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा तैयार किए गए पैटर्न कोई दिव्य ताओ सरणी नहीं थे। उनके पैटर्न ने दिव्य ताओ व्यू की शक्ति के प्रवाह को चतुराई से रोककर एक अस्थायी अवरोधक के रूप में कार्य किया, जिससे कुएं की सील खोलने के लिए एक अस्थायी अनसीलिंग प्रभाव प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में, क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन द्वारा तैयार किए गए अनसीलिंग पैटर्न दिव्य ताओ सरणी के एक पूर्ण सेट पर आधारित थे। दिव्य ताओ व्यू का ये पूरा सेट रक्तरंजित सूखे कुएं में उकेरा गया था। या शायद मोहुआ ने दूर तक खून की धुंध में लिपटे मछली पकड़ने वाले गांव की ओर देखा। ये पूरा गांव दुष्ट भगवान द्वारा दूषित और मिटा दिया गया, इस दिव्य ताओ सरणी पर बनाया गया था। कुएं के मुख के पैटर्न और पत्थर की स्लैब संरचनाएं इस विशाल दिव्य ताओ सरणी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थीं। मोहुआ को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में और भी संदेह पैदा हो गए। ये दिव्य ताओ व्यू कहाँ से आया? इस मछली पकड़ने वाले गांव में इस सरणी का निर्माण किसने किया? इसका उद्देश्य क्या था? दिव्य ताओ व्यू का अनुप्रयोग वास्तव में क्या था? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि मुझे मछुआरे गांव में और गहराई से जाना होगा। दिव्य ताओ व्यू का मूल संभवतः अंदर छिपा हुआ है। दिव्य ताओ व्यू के कुछ पत्थर के टुकड़े अभी भी पैरों के नीचे दबे होने चाहिए थे, लेकिन समय सीमित था। मोहुआ उनमें से प्रत्येक को उठाकर जांचने में सक्षम नहीं था। दुष्ट देवता के साथ मामला सुलझाने के बाद उसने जमीन के हर इंच को पलट देने की योजना बनाई। मोहुआ ने खुद को सिर हिलाया। इस समय मोहुआ को पत्थर की पटिया की संरचना का कार्य भी समझ में आ गया। ये व्यू रचनाएं रक्त धुंध को अलग करने का काम करती थीं, विशेष रूप से इसके भीतर मौजूद रक्त जोक जैसी बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए। क्रमिक रूप से जुड़े इन सरणियों ने रक्त के धुंध के बीच एक सुरक्षित रास्ता बना लिया। नदी पार करते समय ड्रैगन ने निश्चित रूप से इस मार्ग का उपयोग दुष्ट देवता द्वारा अदूषित रहने और रक्त जोकों से अप्रभावित रहने के लिए किया था, और इस प्रकार वह आसानी से मछली पकड़ने वाले गांव के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गया। मोहुआ ने दिव्य ताओ व्यू को सुलझाना शुरू किया। अब ये घुमावदार दिव्य मार्ग पथ भी उनकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। एक रास्ता होना हमेशा सुरक्षित था। मोहुआ स्वयं रक्त जोकों को देख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां कोई रास्ता था या नहीं, लेकिन गुवन और अन्य लोगों के लिए यह अलग था।
वे खतरे को नहीं देख सके और उनका पीछा करना भी घातक जोखिम भरा था। मो हुआ ने कहा, मेरे पीछे आओ, मेरे पद चिन्हों पर चलो, भटको मत और इधर उधर मत देखो। गुवन और अन्य लोगों ने, जो दांव के बारे में जानते थे, सिर हिलाया। फिर मोहुआ ने आगे बढ़कर नेतृत्व संभाला, जबकि गुवन और अन्य लोगों ने मोहुआ के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया, एक कदम भी चूकने का साहस नहीं किया। इस प्रकार वे सावधानी से एक के बाद एक कदम उठाते रहे, ये जाने बिना कि वे कितनी देर तक चले थे। आखिरकार चारों ने रक्तजोखों से भरे क्षेत्र को पार कर लिया और लुप्त हो चुके मछली पकड़ने वाले गांव की भूमि पर कदम रख दिया। ये भूमि ताजे खून से सनी हुई थी। तलवार का निशान बिना दांत दिखाए पुरस्कृत करने वाले गठबंधन नेता को धन्यवाद। जिस क्षण उसने भूमि पर कदम रखा, मोहुआ की दिव्य भावना ने भयंकर रूप से डंक मार दिया। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार लालिमा छा गई। उसके कानों में भयानक हंसी, दर्द भरी चीखें और निराशा भरी चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कारण और प्रभाव उलट गए हों, समय पीछे की ओर बह रहा हो और सैकड़ों साल पहले इस मछली पकड़ने वाले गांव में घटित दुखद दृश्य मोहुआ की आंखों के सामने क्षण भर के लिए उभर आए हों। यह मछली पकड़ने वाला गांव पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। अचानक मोहुआ को सच्चाई का एक धागा दिखाई दिया। खून के धुंध के बीच करुण विलाप उठता और गिरता रहा। सभी मछली पालकों का वध कर दिया गया, उनका खून धरती में रिस गया, मिट्टी को रंग दिया और गांव में अवतरित हुए देवता को दूषित कर दिया। एक पीला सुनहरा देवता। ये देवता। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रियों का प्रयोग करते हुए देवता के चेहरे को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन तभी रक्त की धुंध छा गई, जिसने सब कुछ अस्पष्ट कर दिया। इस देवता की आंखें भी लाल हो गईं, जो मोहुआ के प्रति हत्या की मंशा दर्शाती थीं, जिसने कर्म में झांकने का साहस किया था। मोहुआ को ठंडा पसीना आ गया और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। चारों ओर का वातावरण अंधकार में और अशुभ था। हवा में मछली की गंध के साथ साथ कई वर्षों की सड़न की दुर्गंध भी थी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गहरे लाल रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून और मिट्टी एक हो गए हों, फिर भी वह सूख गया था और कई वर्षों तक शांत रहा था। इसके अलावा आसपास का वातावरण बहुत शांत था, खून की धुंध घनी नहीं थी और वहां कोई खूनी जोंक तैरती हुई नहीं थी, जिससे गांव के बाहर की तुलना में ये थोड़ा अधिक सुरक्षित लग रहा था। युवा मास्टर मो, क्या आप ठीक हैं? गुवन ने चिंतित होकर पूछा। मोहुआ अचानक पीला पड़ गया और बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वह काफी भयानक लग रहा था। मैं ठीक हूँ। मोहुआ ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। माहौल बहुत दमनकारी है। मुझे अभी अभी एक बुरा सपना आया है जिससे मुझे अपना मूड ठीक करना है। गुवन और अन्य। मोहुआ ने फिर से उन दृश्यों को याद किया जो कुछ क्षण पहले उसके मन में उभरे थे और एक मोटा अनुमान लगाया। दुष्ट देवता द्वारा दूषित किए जाने के बाद छोटे से गांव के सभी मछली पालक चुप हो गए। जिस किसान ने गांव को नष्ट किया था, वह केवल एक काला, भयंकर रूप था। उसका चेहरा अस्पष्ट था और उसकी पहचान अस्पष्ट थी। इस छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में मूलतः एक देवता था। ये देवता, जो हल्के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था, स्पष्ट रूप से कोई निम्न श्रेणी का नहीं था, दुष्ट देवता द्वारा दूषित कर दिया गया था। जहां तक परिणाम की बात है, मोहुआ ने अब रक्त लाल हो चुके मछली पकड़ने वाले गांव की ओर देखा और आह भरी। विश्वासियों का कत्लेआम कर दिया गया, गांव को दूषित कर दिया गया। इस देवता का भाग्य स्पष्ट था। अब ये दुष्ट ईश्वर नहीं रहा, बल्कि दुष्ट ईश्वर बन गया है। तथापि मोहुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। गांव का यह अनुभव इतना अपना सा क्यों लगता है, मानो उसने कहीं और भी ऐसा ही दृश्य देखा हो। मोहुआ ने ध्यान केंद्रित किया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जी परिवार अग्निबुद्ध द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वे भी पूरी तरह से मारे गए थे, एक भयानक स्थिति में मर रहे थे, और जिस क्षण उन्होंने जी परिवार के घर में कदम रखा, कर्म और प्रतिशोध के संकेत उभरे। मोहुआ को जी परिवार के साथ हुई घटना याद आ गई। यद्यपि अग्निबुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, बीपर्वत दानव गुफा का विनाश हो चुका था और उसका दानव महल नष्ट हो चुका था, फिर भी मोहुआ को लगा कि कुछ गहरे कर्मों का समाधान नहीं हुआ था। क्या जी परिवार और छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के बीच कोई संबंध हो सकता है? मोहुआ ने अपना सिर उठाया और मछली पकड़ने वाले गांव के सबसे गहरे हिस्से की ओर विचारोत्तेजक दृष्टि से देखा। लेकिन अभी भी मामला लोगों को बचाने का था। वह दो निर्दोष बच्चों को दुष्ट ईश्वर की बलि नहीं चढ़ने दे सकता था। मैं पहले हालात का जायजा लेने के लिए अदृश्य हो जाऊंगा, तुम लोग छिपने की कोई जगह ढूंढ लो। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो मुझे बचाने आ जाना।
अगर कोई आवाज न हो तो वहीं रुकना और खुद को किसी को पता न लगने देना, मो हुआ ने निर्देश दिया। गुअन और गु क्वान थोड़े आशंकित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। यू दाहे अपने बेटे के लिए चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपनी बेचैनी को दबाना पड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि गुअन और गुक्वान जल छिपाने वाली जैद धारण कर रहे थे, इस प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति के प्रभाव सीमित थे तथा दोनों को छिपने का अनुभव नहीं था। अदृश्य रूप से छिपकर सुनने की यह व्यावसायिक गतिविधि अभी भी उसके लिए ही छोड़ देना बेहतर था। जैसे ही मो हुआ जाने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपनी छाती से 3 शांतिदायक आध्यात्मिक कलाकृतियां निकाली और उन्हें गुअन और अन्य लोगों को सौंप दिया। यह आत्मा को शांत करने के लिए है, आप में से प्रत्येक एक लें और इसे अपने पास रखें। ये 3 आध्यात्मिक कलाकृतियां गुअन के लिए परिचित थीं, ठीक वही जिन्हें युवा मास्टर चांगहुआई ने उन्हें विशेष रूप से गु परिवार की तिजोरी से प्राप्त करने और युवा मास्टर मो को देने का निर्देश दिया था। गुअन थोड़ा हैरान हुआ, युवा गुरु, ये आध्यात्मिक शांति देने वाली कलाकृतियां आखिर किस काम आती हैं? इनका इस्तेमाल सिर्फ मन को सुकून देने के लिए ही नहीं होता होगा, है ना? उन्हें चेतना के सागर की रक्षा करनी है। चेतना के सागर की रक्षा करें। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। समझाना थोड़ा जटिल है, बस उन्हें अपने साथ ले जाओ, वे आपकी जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। मो हुआ को इतनी गंभीरता से बोलते देख गुआन ने गंभीरता से उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर मो हुआ को कुछ चिंता के साथ देखा। आपने हमें आध्यात्मिक कलाकृतियां दी, आप क्या कहते हैं, युवा गुरु? मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मो हुआ ने आत्मविश्वास से कहा। ये कलाकृतियां उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। उनकी दिव्य इंद्रिय स्वयं ही देवता की रक्षा के लिए एक श्रेष्ठ कलाकृति थी। हालांकि गुअन और गुक्वान पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि यंग मास्टर मो बहुत प्रभावशाली थे। इसके बाद गुअन और अन्य लोग वहीं प्रतीक्षा करने लगे। मो हुआ ने अपना शरीर छिपाकर मछली पकड़ने वाले गांव की स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मछुआरों का गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका था। वहां पत्थर की दीवारें ढह चुकी थीं, छप्पर सूख चुके थे तथा गांव के नष्ट हो जाने के बाद वहां विनाश के कुछ निशान बचे हुए थे। मो हुआ ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा मछुआरा घर है, जिसमें हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और कई आकृतियां दिखाई और गायब हो रही थीं। मो हुआ की भौहें थोड़ी ऊपर उठी और वह दबे पांव उसकी ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह मछुआरे के घर के करीब पहुंचता, मो हुआ की आंख के कोने में अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा, जिससे वह रुक गया। यह क्या है? मो हुआ पीछे मुड़ा और देखने के लिए पास गया तो उसने सड़क के किनारे एक पत्थर का खंभा देखा जो आधा कटा हुआ था और जिस पर तलवार के स्पष्ट निशान थे। तलवार का निशान बिना दांत दिखाए पुरस्कृत करने वाले गठबंधन नेता को धन्यवाद _2 तलवार के निशान। मो हुआ की आंखें चमक उठी और वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह उस तलवार साधक पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ी गई लड़ाई के अवशेष हो सकते हैं, जो एक बार मछली पकड़ने वाले गांव में घुस गया था और लोगों या बुरी आत्माओं से लड़ा था? मो हुआ ने पत्थर के खंभे की टूटी हुई सतह को अपने हाथ से छुआ। सतह चिकनी थी, जो ये दर्शाती थी कि तलवार क्यूई अत्यंत तेज थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तलवार क्यूई लंबे समय से विलुप्त हो गई थी और सतह पर गंदगी की एक चिपचिपी परत बन गई थी। मो हुआ तलवार क्यूई के कुछ उपयोगों को समझने के लिए तलवार के निशान का अवलोकन करना चाहता था, लेकिन तलवार की तकनीकों की उनकी प्रारंभिक समझ तलवार दाव की इस उच्च स्तरीय समझ में उनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि तलवार क्यूई नहीं, तो तलवार इरादे के बारे में क्या? मो हुआ ने तलवार के इरादे को समझने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को मुक्त किया। दरार की सतह पर तलवार की रोशनी के अत्यंत धुंधले निशान दिखाई दिए, जो सैकड़ों वर्षों तक बने रहे, जिससे मो हुआ को बहुत धक्का लगा। हालांकि तलवार की रोशनी के ये निशान अभी भी इतने कमजोर थे कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। मो हुआ की पुतलियां गहरी थीं और उसकी आंखों में स्वर्गीय रहस्य का प्रतिरूप दिखाई दे रहा था। चतुर गणना का प्रयोग करते हुए उसने स्वर्गीय रहस्य की गणना को और बढ़ा दिया और एक बार फिर अपनी दृष्टि केंद्रित करने पर सतह की आत्मा तीव्र हो गई। एक बहुत तेज हल्के नीले रंग की ठंडी रोशनी ने इसके किनारे को प्रकट कर दिया। मो हुआ की आंखों में हल्की सी चुभन महसूस हुई और चेतना के सागर के अंदर भी उसने तीव्र दबाव महसूस किया, मानो तलवार दाव का कोई विशेषज्ञ सीधे उसके माथे पर एक धारदार खजाना तलवार तान रहा हो। इसके बाद सब कुछ एक पल में गायब हो गया। ब्रेक पर तलवार की रोशनी के हल्के निशान पूरी तरह से गायब हो गए।
स्वर्गीय गुप्त गणना के भीतर कारण और प्रभाव से जुड़े तलवार सिद्धांत भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। मोह हुआ एक क्षण के लिए वहां खड़ा रहा, गहरे अफसोस से भरा हुआ। ये दिव्य विचार तलवार में बदल रहा है। चरम सीमा तक हत्या के इरादे की शुद्धता, तलवार के इरादे की बर्फीली चोटी और दिव्य विचार द्वारा परिवर्तित आश्चर्यजनक रूप से शानदार तलवार क्यूई, सभी ने मोहुआ के दिल को गहराई से हिला दिया, जिससे वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। मोहुआ एक क्षण के लिए मदहोशी में डूब गया और फिर उसकी आंखों में नई चमक आ गई। ये दिव्य विचार तलवार में बदल रहा है, और यह बहुत संभव है कि यह ताइक्सू गेट की ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड ट्रू जुए हो। अंततः उन्होंने अपनी आंखों से दिव्य विचार की वास्तविक तलवार को देखा और व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, जो दिव्य ज्ञान से रूपांतरित हुई थी। मोहुआ ने टूटे हुए पत्थर के खंभे को फिर से छुआ। दुर्भाग्यवश उसमें कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कोई बात नहीं, जहां एक है वहां दूसरा भी है। तलवार साधक पूर्ववर्ती, जो दुष्ट देवता द्वारा प्रदूषित और खतरों से भरे गांव में प्रवेश करता था, उसने केवल एक बार ही अपनी तलवार नहीं खींची होगी। इस मछुआरे गांव में दैवीय विचार को तलवार में बदलने के अन्य निशान भी अवश्य होंगे। जब तक वह उन्हें एक एक करके देखता रहेगा, तब तक भले ही वह तलवार में परिवर्तित होने वाले वास्तविक दिव्य विचार को न सीख सके, फिर भी जो कुछ वह कर सकता है उसका अनुकरण करके दिव्य ज्ञान के मूल सिद्धांतों और तरीकों को समझना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। मोहुआ उत्सुकता से भरा हुआ था। वह ये नहीं जानता था कि मछली पकड़ने वाले गांव में और कहां तलवार के निशान मिल सकते हैं। जब मोहुआ इस पर विचार कर रहा था, तो वह अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी कुछ जरूरी काम निपटाना है। लोगों को बचाना प्राथमिकता है, लोगों को बचाना अत्यावश्यक है। मोहुआ ने चुपचाप अपने आप से कहा, तलवार के निशान का मामला बाद में भी विचार किया जा सकता है। इसके बाद वह आगे स्थित बड़े मछली पकड़ने वाले घर की ओर चुपके से आगे बढ़ता रहा। मछली पकड़ने वाले घर के आसपास कोई संरचना नहीं थी, न ही सुरक्षा के अन्य साधन थे। जाहिर है, मछुआरे गांव में रहने वाले किसानों को यह उम्मीद नहीं थी कि बाहरी लोग इस स्थान को खोज लेंगे, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। इससे मोहुआ के लिए चीजें सुविधाजनक हो गईं। मछली पकड़ने वाले घर का दरवाजा कसकर बंद था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। मोहुआ फुर्तीली उंगलियों और पैरों से मछली पकड़ने वाले घर की छत पर चढ़ गया और छप्पर की दरारों से झांकने लगा। यद्यपि मछली पकड़ने का घर बड़ा था, लेकिन सामान कम था और अंदर एक दीपक जलाया जाता था, जिससे मंद रोशनी आती थी। अंदर कई किसान एक मेज के चारों ओर बैठकर शराब पी रहे थे। इनमें से अधिकांश साधकों ने काले वस्त्र पहने थे, केवल एक अपवाद के साथ एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी घनी थी और जिसकी मांसपेशियां गहरी और मजबूत थीं, और वह कोई और नहीं बल्कि क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन था। शराब तेज थी और उसमें गहरी खुशबू थी। पेय पदार्थों के साथ खाने के लिए मेज पर सूखे तले हुए स्नैक्स और सूखी मछली के कई व्यंजन भी रखे हुए थे। खाते पीते समय वे लोग सामान्य बातचीत में विभिन्न चीजों के बारे में शिकायत करते रहे। मोहुआ ने ध्यान से सुना और खराब मौसम, उदास जगह, किसी की मृत्यु हो गई और बुरी किस्मत के बारे में शिकायतें सुनी। और फिर आश्चर्यजनक रूप से चर्चा हुई गू चांगहुआई की। वह कमीने गू चांगहुई, मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह का पागलपन जकड़ लिया है। उसकी नजर कई महीनों से मुझ पर है, एक हीन आत्मा की तरह। जल्द या बाद में मैं उसे मार डालूंगा। उसे अपनी गांड से उड़ा दो। तुम सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सोचते हो कि तुम में भालू और तेंदुए जैसी हिम्मत है, जो गोल्डन कोर दायरे में किसी को मारना चाहते हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं। बेचारे नौजवान की उपेक्षा मत करो। जल्द ही मैं भी कोर फॉर्मेशन तक पहुंच जाऊंगा, सिनेबार को दांव में परिवर्तित करूंगा, एक उच्च स्तरीय गोल्डन कोर को परिष्कृत करूंगा, संप्रदाय रक्षा तलवार तकनीक का अध्ययन करूंगा और उस भू चरित्र के साथ इसका सामना करूंगा। उसे मारने से पहले उसे हर तरह से अपमानित करना। बस अब पाइप सपने देखना बहुत हुआ। यह अजीब है कि वह गू आदमी, जो एक तृतीय श्रेणी पर्यवेक्षक है, आमतौर पर केवल गोल्डन कोर दायरे के पाप साधकों को ही पकड़ता है। तो फिर पिछले साल वह अचानक पागल क्यों हो गया, फाउंडेशन स्थापना के लोगों को निशाना बनाकर? काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने भारी स्वर में कहा, क्या वह कुछ जानता है? एक क्षण के लिए माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। काले कपड़ों वाले लोगों में से नेता ने अपनी निगाहें तेज की, शराब का एक घूंट लिया और धीरे से बोला। सज्जन ने जो कहा उसके अनुसार पर्दे के पीछे एक विशेषज्ञ चालाकी कर रहा है, जो जानबूझकर गू चांगहुआई के माध्यम से हमारा विरोध कर रहा है। कौन है भाई?
किसी ने अधीरता से कहा, धिक्कार है, मूर्ख, अगर उसे विशेषज्ञ कहा जाता है, तो निश्चित रूप से वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम जान सकें, है ना? सच्चा विशेषज्ञ कौन है जो गहराई से नहीं छिपता? तुम मादरचोद। बस करो, काले कपड़े वाले नेता ने ठंडे स्वर में कहा, हम सभी कुलीन परिवार के बेटे हैं, अपनी भाषा पर ध्यान दो। हाँ, बड़े भाई, बाकी लोग बुदबुदाए। सभी लोग चुपचाप शराब पीते रहे और थोड़ी देर बाद किसी को कोई नया विषय मिल गया और वे फिर से बातचीत करने लगे। लेकिन बातचीत हल्की फुल्की थी, ज्यादातर भद्दे चुटकुले थे। वे अधिकतर इस बात पर चर्चा करते थे कि किस परिवार की बेटी सुंदर है, किस संप्रदाय की महिलाओं का फिगर अच्छा है, या किसी विशेष आध्यात्मिक मूल की लड़कियों के साथ क्या मजा आता है। कुछ देर तक ये सुनते रहने के बाद मुंह हुआ की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। तलवार का निशान गठबंधन नेता को धन्यवाद, जिन्होंने मुस्कुराहट के साथ पुरस्कृत किया। _3 क्या इन लोगों में कुछ गरिमा नहीं हो सकती? मैं ये नहीं सुनना चाहता, जब आप सब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या आप गंभीर विषयों पर बात नहीं कर सकते? लेकिन वे मुंह हुआ की इच्छा के अनुरूप नहीं होंगे और अपनी अश्लील बातें जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद किसी ने अचानक क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन से पूछा, लियू, तुम कुत्ते के बच्चे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा और बस खुद को शराब में डुबोए रखा। नदी पार करते हुए ड्रैगन कुछ सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? नदी पार करते हुए ड्रैगन की नज़र थोड़ी सख्त हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुंह हुआ, जो छत पर था, को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली और ईमानदारी से नीचे लेट गया। हालांकि जलमार्ग का चरण पहले से ही सक्रिय था, जो एक पल की सूचना पर भागने के लिए तैयार था। नीचे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने आगे कहा, सच कहूं तो जब से मैं ताओवादी जेल में था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। अपनी मौत का नाटक करके मिस्टवाटर नदी में भागने के बाद शुरू में तो सब ठीक था और मैं आज़ाद था। लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई मुझे फिर से देख रहा है। ये लगातार नहीं, बल्कि रुक रुक कर होता था। बीच बीच में एक विराम होता था, आमतौर पर लगभग 10 दिन का, मुझे भी नहीं पता क्यों। मुंह हुआ ने मन ही मन सोचा, क्योंकि मुझे कक्षा में वापस जाना है। नदी पार करते हुए ड्रैगन थोड़ा उलझन में दिखा, लेकिन यह नामुमकिन है, जमीन पर तो नहीं, पर पानी में। व्हाइट वेव स्किल और व्हाइट वेव मूवमेंट तकनीक का सहारा लेकर मिस्टवाटर नदी में मिल जाना नामुमकिन है। इतने सालों बाद भी कोई मेरा पता नहीं लगा पाया है। तो यह मामला बहुत अजीब है। काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने अपनी निगाहें गहरी करते हुए पूछा, क्या आपने जांच की? मैंने जांच की। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन ने सिर हिलाया, मैंने अपने पास उपलब्ध हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तो फिर बस इतना ही। ये तुम्हारी अति सोच का परिणाम होगा। लेकिन क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन हिचकिचाया, उसकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। अभी अभी मुझे अचानक एक हल्का सा एहसास हुआ कि मुझ पर फिर से जासूसी की जा रही है। वहां उपस्थित लोगों को ठंड का एहसास हुआ और फिर वे कोसने लगे। तुम काया हो, हमेशा बिना किसी कारण के संदिग्ध, सिर्फ इसलिए कि आप एक बार कुछ नौसिखिए संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पकड़े गए थे। एक पागल पक्षी, डरपोक और अत्यधिक सतर्क मत बनो। किसी के द्वारा बाहर से ट्रैक किया जाना अभी भी संभव है, लेकिन कोई वास्तव में इस स्थान को कैसे ढूंढ सकता है? अगर कोई सचमुच अंदर आ गया तो, काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। एक क्षण के लिए सभी लोग शांत हो गए। काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने कमरे पर नजर दौड़ाई और बोला, तो हमारे बीच कोई गद्दार अवश्य होगा। लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, किसी ने कुएं के निर्माण पैटर्न, नदी के राक्षस को खिलाने की विधि और गांव तक जाने वाले दिव्य मार्ग को लीक कर दिया है। उपस्थित किसानों के चेहरे पर तनाव आ गया। बड़े भाई, आप मुझे जानते हैं। बड़े भाई, मैं हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहा हूं। बड़े भाई, मुख्य काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हाथ हिलाकर संकेत दिया। मैं समझता हूं, आप में से प्रत्येक पूरी तरह से वफादार है, इसलिए गांव के रहस्य लीक नहीं हो सकते। और द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के क्षेत्र में कुएं के निर्माण पैटर्न को जाने बिना, राक्षस को क्या खिलाता है ये जाने बिना, गांव का रास्ता जाने बिना, किसी के लिए भी गांव में बिना पकड़े प्रवेश करना असंभव है। काले कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति ने क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन की ओर देखा और कहा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन पूरी तरह से शांत हो गया और क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया। बड़े भाई सही कह रहे हैं, हम सब भाई हैं, खून की कसम से बंधे हैं,
कौन इन रहस्यों को लीक करने की हिम्मत करेगा? मुख्य काले कपड़े पहने व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे बोला, बस निश्चिंत रहो और युवा स्वामी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करो, वह तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे और निश्चित रूप से तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। नदी पार करते हुए ड्रैगन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। छत पर यह सुनकर मुंह हुआ की भौहें तन गईं। एक और युवा मास्टर। ये किस युवा मास्टर की बात कर रहा है? श्री जिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुंह हुआ विचार कर रहा था, उसने नीचे से किसी को पूछते सुना, बड़े भाई, हमें इस गांव में और कितने समय तक रहना होगा? हाँ, ये हर जगह भयावह और भयानक है, ये वास्तव में जीवित लोगों के लिए जगह नहीं है। काले वस्त्र पहने मुख्य व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जल्द ही नदी देवता द्वारा अर्पण समाप्त करने के बाद हम उन्हें कीमिया के लिए ले जाएंगे। कीमिया पूरी होने के बाद हम जा सकते हैं। ये सुनकर मुंह हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई। नदी देवता प्रसाद समाप्त करते हैं। क्या आप उन्हें कीमियागिरी के लिए ले रहे हैं? क्या ये प्रसाद और कीमिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रसाद ओल्ड यू के 2 पोते हो सकते हैं? क्या नदी देवता द्वारा प्रसाद समाप्त करने के बाद का अर्थ यह है कि नदी देवता पहले से ही खा रहे हैं? मुंह हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। मुंह हुआ चुपचाप बड़े मछली पकड़ने वाले घर की छत से बाहर आया, चारों ओर देखा, फिर एक दिशा चुनी और मछली पकड़ने वाले गांव के पीछे की ओर चला गया। बड़े मछली पकड़ने वाले घर के पीछे एक और सीलबंद मछली पकड़ने वाला घर था। मुंह हुआ छत पर पहुंचा, एक दरार ढूंढी और नीचे झांका। अंदर का नजारा देखते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक कीमिया कक्ष था। पिल रूम के अंदर हर जगह साधकों की कटी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। गोली कक्ष के मध्य में एक सफेद हड्डी की गोली भट्ठी थी, जिसके अंदर एक भयावह हरे रंग की आग जल रही थी, जो कुछ भयावह लग रही थी। भट्ठी के सामने कई प्रकार की जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। बैंगनी, हरे और लाल रंग में गुंथी ये जड़ी बूटियां विचित्र लग रही थीं और धीरे धीरे हिल रही थीं। श्वेत अस्थि गोली भट्ठी के सामने एक साधक था जो कीमिया कर रहा था। बिखरे बालों वाले और कीमिया ताओवादी वस्त्र पहने इस व्यक्ति के चेहरे पर रक्त के निशान थे और उससे एक बुरी और पागल आभा निकल रही थी, जो ये दर्शाता था कि वह एक दुष्ट गोली मास्टर था। संरचना सफेद हड्डी गोली भट्ठी, उदास भट्ठी आग, भयावह गोली मास्टर। ये दृश्य बहुत परिचित सा लग रहा था। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। अनायास ही उसे खून से सने गोली भट्टी, भयानक जड़ी बूटियां और उन साधकों की याद आ गई जो अन्यायपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्हें उसने बिग ब्लैक माउंटेन में ब्लैक माउंटेन गढ़ के मुख्य हॉल में देखा था। ये मानव तस्कर मानव गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किसानों का अपहरण करते हैं। मुंह हुआ की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। घर के अंदर सिनिस्टर पिल मास्टर तीव्रता से ध्यान केंद्रित कर रहा था तथा बुरी गोलियों को बनाने के लिए सिनिस्टर हरी लेप्टो को नियंत्रित कर रहा था। पिल फनेस के आसपास का क्षेत्र अत्यंत रक्तरंजित था। वहां मानव हड्डियां और जीवित हृदय भी थे। ऐसा प्रतीत होता था कि ये कीमिया के लिए जड़ी बूटियां या उत्प्रेरक थीं। संकेतों से यह स्पष्ट था कि अनगिनत किसान इन तस्करों और सिनिस्टर पिल मास्टर के शिकार हो गए थे। मुंह हुआ के दिल में भारीपन छा गया। वे 2 बच्चे। उसकी नजरें तेजी से गोली कक्ष पर घूमी और अंततः गोली कक्ष के बिल्कुल बीच में उसे एक प्राचीन वेदी दिखाई दी। वेदी के शीर्ष पर एक दिव्य प्रतिमा थी जिसका शरीर मनुष्य का और चेहरा मछली का था, नदी देवता। इसके नीचे 2 बच्चे घुटनों के बल बैठे थे, रस्सियों से बंधे हुए, उनके माथे जमीन को छू रहे थे। वे निश्चल थे, मानो वे मूर्तियां हो, नदी देवता की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। वे ओल्ड यू के 2 लापता पोते थे। मुंह हुआ ने राहत की सांस ली, फिर अपनी भौहें फिर से सिकोड़ लीं। बच्चे अभी भी जिंदा थे, लेकिन बुरी हालत में थे, सांसें कमजोर थीं और उनकी दिव्य इंद्रियां फीकी पड़ गई थीं, लगभग अदृश्य। उसे लगा कि कहीं नदी के देवता ने उन्हें निगल तो नहीं लिया। हमें बच्चों को जल्दी से बचाना होगा। उसने एक बार फिर पिल रूम के चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर चुपचाप पीछे हटने से पहले आसपास की हर चीज को याद कर लिया। जाने के बाद मोहुआ ने चारों ओर चक्कर लगाया। गुअन और अन्य लोगों को खोजने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर लौटने से पहले उन्होंने काले रंग के किसानों की संख्या, उनकी स्थिति, उनकी अनुमानित खेती और मछली पकड़ने की झोपड़ी का लेआउट नोट किया। मुझे लिटिल शुंजी और लिटिल शुइजी मिल गए, मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा। गुअन और गुक्वान की आंखें चमक उठीं, जबकि युदाहे विशेष रूप से उत्साहित दिखे। लेकिन यहाँ बहुत से तस्कर हैं।
मो हुआ ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और एक सरल नक्शा बनाया, जिसमें मछली पकड़ने वाली झोपड़ी का लेआउट और लोगों की स्थिति को काले रंग से चिन्हित किया गया था। कुल 9 लोग हैं, काले कपड़े पहने पुरुषों का नेता और एक सिनिस्टर पिल मास्टर, दोनों फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज पर हैं। क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन, जिसे मैं पहचानता हूं, फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज पर है। बाकी लोग मुझे नहीं पता, लेकिन वे भी मूलतः फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में हैं। 9 लोग, 2 फाउंडेशन स्थापना अंतिम चरण में और 7 मध्य चरण में। गुवन और गुक्वान ने भौहें चढ़ाईं। संख्या थोड़ी बड़ी थी और स्थिति कुछ पेचीदा थी। गुवन ने एक क्षण सोचा और कहा, हम उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन बचाव के बाद हम सभी सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएंगे। मो हुआ ने सुझाव दिया, आइए मदद के लिए पुकारें, अपने अधिक लोगों को इसमें शामिल करें और इन तस्करों को एक ही झटके में खत्म कर दें। गुक्वान ने फुसफुसाते हुए कहा, फिर भी हम सभी तस्करों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, कुछ भाग सकते हैं। कोई चिंता नहीं, मो हुआ ने घोषणा की, मेरे पास एक योजना है। गुवन और गुक्वान ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी मो हुआ के निर्देशों का पालन किया। गुवन ने मदद के लिए एक लेटर टोकन का उपयोग करना शुरू कर दिया। छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में कई अन्य गु परिवार के साधक तैनात थे। मो हुआ के निर्देशों का पालन करते हुए गुआन ने 10 साधकों को बुलाया जो गति तकनीक में कुशल थे और पानी में अनुभवी थे, और उन्हें कुएं में प्रवेश करने के बारे में सभी आवश्यक विवरणों के बारे में जानकारी दी, जिसमें जलदानव को खिलाने के निर्देश और तरीके भी शामिल थे। फिर एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। युदाहे बहुत चिंतित था। मो हुआ भी अधीर हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि जल्दबाजी में काम करने से, भले ही वे बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाएं, दुश्मनों को सतर्क कर सकता है और उन्हें फंसा सकता है। जल्दबाजी से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय अधिक लोगों को इकट्ठा करना और स्थायी समाधान के लिए पूरी तैयारी करना बेहतर था। इसके अलावा, हालांकि काले कपड़े पहने व्यक्ति का इरादा नदी देवता को बच्चों की बलि देने का था, मो हुआ ने देखा था कि बलिदान केवल खाने के बारे में नहीं था, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से अन्य रहस्य भी शामिल थे और इस तरह के बलिदान में स्पष्ट रूप से कुछ समय लगेगा। जैसा कि स्थिति थी, अभी भी पर्याप्त समय था। बहुत समय बाद गुवन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने लेटर टोकन को देखा। फिर मो हुआ से बोला, वे आ गए हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, उन्हें गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने दो, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। गांव के बाहर खून का एक धुंध था जिसमें खून के जोंक थे। यदि वे स्वयं मार्गदर्शन न करते तो यह संभव था कि ये सभी 10 गु परिवार साधक वहां असफल हो जाते। गुवन ने सिर हिलाया, ठीक है। मो हुआ फिर खड़ा हुआ, खून के धुंध में अकेले चला, खून के जोंकों से बचता हुआ, और गांव के बाहर पहुंच गया। गांव के बाहर खड़े 10 गु परिवार के साधकों ने मो हुआ को देखा और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। युवा गुरु मो हुआ ने देखा कि वे गीले थे और उनके हाथों में मृत धब्बेदार मछलियां थीं, जो ये दर्शाता था कि वे अभी अभी जलदानव के पास से तैरकर निकले थे। केवल एक व्यक्ति का दाहिना पैर खून से सना हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मांस को कुतर दिया गया था और भयानक सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। नदी पार करते समय मैं बहुत धीरे चल रहा था और उस जानवर ने मुझे काट लिया। मैंने पहले ही कुछ गोलियां ले ली हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। उस गु परिवार के साधक का चेहरा पीला पड़ गया था, दर्द सहन कर रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। मो हुआ ने उनके साहस की प्रशंसा की, फिर चेतावनी दी, जब हम चले तो मेरे पीछे पीछे आना, याद रखना एक भी गलती नहीं होगी। गु परिवार के साधक थोड़े हैरान दिखे। दुष्ट आत्माओं के मामले वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मो हुआ ने बताया, गांव के बाहर एक बहुत ही खतरनाक संरचना है। तभी उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, हम यंग मास्टर मो के निर्देशों का पालन करेंगे। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़कर 10 लोगों को खून के धुंध से गुजरते हुए, दुष्ट आत्मा के खून के जोंकों से बचते हुए, दिव्य ताव व्यूह द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए गुवन और अन्य लोगों से मिलने के लिए गांव में ले गया। अब उसके पक्ष में कुल 14 लोग थे। अधिक सहयोगियों के साथ उन्हें लाभ मिला। मो हुआ ने मानचित्र पर कुछ स्थानों को घेरा। प्रत्यक्ष टकराव अभी भी काफी जोखिम भरा है, इसलिए हम घात लगाकर हमला करेंगे। तुम सब मेरे द्वारा चिन्हित स्थानों के अनुसार छिप जाओ। मेरा इंतजार करो, मैं फॉर्मेशन सेट करने जा रहा हूं। मो हुआ अभी खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ गया। युवा मास्टर मो, क्या हुआ? गुवन ने असमंजस में पूछा।
रुको, मुझे सोचने दो कि कौन सी संरचना का उपयोग करना है, मोहुआ ने सोचा। उनकी पहले की योजना पृथ्वी अग्नि प्रकार की संरचना का उपयोग करने की थी, लेकिन मछली पकड़ने वाला गांव बहुत अंधेरा था। अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक स्याही संरचना पैटर्न बहुत अधिक स्पष्ट थे। इसके अलावा यह मिशन लोगों को बचाने के बारे में था और इसमें विफलताओं को न्यूनतम करना था। जोखिम को यथासंभव कम करना होगा। मुझे एक शक्तिशाली, कम महत्वपूर्ण, विवेकपूर्ण हत्या संरचना खोजने की जरूरत है जो जमीन पर विशिष्ट नहीं होगी। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। इसके बाद उसने ताइक्सू टोकन निकाला और उसे तब तक उलटता रहा जब तक उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल फॉर्मेशन नहीं मिल गया। द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न संरचना, दिशा संरचना के लिए 470 योग्यता अंक। हालांकि इतना खर्च करना थोड़ा कष्टदायक था, फिर भी मोहुआ ने इसे खरीदने में संकोच नहीं किया। संरचनाएं उपयोग के लिए होती हैं और योग्यता अंक खर्च करने के लिए होते हैं। दिशा फॉर्मेशन खरीदने के बाद ताइक्सू टोकन एक पल के लिए पिछड़ गया। यद्यपि वे कियानिक्स्यू राज्य सीमा में नहीं थे, फिर भी वे बहुत दूर भी नहीं थे। मूल चुंबक कमजोर था, लेकिन पूरी तरह से अलग थलग नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न का संपूर्ण दिशा संरचना आरेख ताइक्सू टोकन में प्रकट हुआ। मोहुआ का उत्साह बढ़ा और वह तुरंत इसका अध्ययन करने में जुट गया। गुअन खुद को रोक नहीं सका और धीरे से पूछा, यंग मास्टर मो, क्या आप? मोहुआ की दिव्य भावना ताइक्सू टोकन में डूबी हुई थी। जमीन पर हाथ रखते हुए उसने सहजता से कहा, रुको, मैं एक फॉर्मेशन सीख रहा हूं। गुअन का मुंह खुला का खुला रह गया, तुम इसे अभी सीख रहे हो? मोहुआ ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया, बेशक, अगर मैं इसे नहीं जानता तो मुझे इसे अभी सीखना होगा। गुअन की अभिव्यक्ति जटिल थी। मुद्दा यह नहीं था। हालांकि उन्होंने मोहुआ को और अधिक परेशान करने की हिम्मत नहीं की और समूह चुपचाप देखता रहा कि मोहुआ जमीन पर पैटर्न बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। मोहुआ ने दिशा फॉर्मेशन बहुत जल्दी सीख लिया। यद्यपि इस संरचना के नाम में पृथ्वी शब्द शामिल था, लेकिन यह विशुद्ध रूप से 8 त्रिग्राम कुंड संरचनाओं में से एक नहीं थी, बल्कि यह रूढ़िवादी 5 तत्व पृथ्वी प्रणाली संरचना की ओर अधिक झुकी हुई थी। इसमें 8 त्रिग्रामों के कुछ सिद्धांत सम्मिलित थे और यह पृथ्वी से संबंधित था। मोहुआ 5 तत्वों के निर्माण में कुशल था और उसने पृथ्वी दाव अर्थ के साथ संवाद किया था, इस प्रकार वह इसे दोगुनी तेजी से समझता था। इसके अलावा यह उससे भी अधिक था। दिव्य मज्जा को निगलने के बाद से मोहुआ को महसूस हुआ कि संरचनाओं के बारे में उसकी समझ पहले की तुलना में अधिक तीव्र और गहरी हो गई है। कुछ संरचनाएं उसकी सहज प्रवृत्ति में अंकित प्रतीत होती थीं। दिव्य मज्जा में देवता मूल का सार समाहित था। देवता की उत्पत्ति महान दाव का पालन करने से पैदा हुई। संरचनाएं भी महान दाव की अभिव्यक्तियां हैं। तो क्या दिव्य मज्जा को भस्म करके और देवता मूल को परिष्कृत करके वह महान दाव के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है, जिससे संरचनाओं को अधिक गहराई से समझा जा सके? मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में अनुमान लगाया। इसके बावजूद अब वह तेजी से फॉर्मेशन सीख रहा था। दिशा फॉर्मेशन कोई अपवाद नहीं था। मोहुआ ने शीघ्रता से कुछ बार फॉर्मेशन पैटर्न का रेखाचित्र बनाया और मूलतः फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली। ये सीखा है। थोड़ी देर बाद मोहुआ ने सिर हिलाया। गुअन और अन्य लोग दंग रह गए। क्या ये पहले से ही सीखा हुआ था? क्या फॉर्मेशन सीखना इतना आसान था? यदि वे मोहुआ को बेहतर तरीके से नहीं जानते होते तो गुअन को संदेह हो सकता था कि यंग मास्टर मो सिर्फ उनके साथ खेल रहा था। क्या यह नहीं कहा जाता कि संरचनाएं सीखना कठिन है और धीरे धीरे प्राप्त होती हैं? क्या वह कथन गलत था? गुअन और अन्य लोग आत्मसंदेह में पड़ गए। मोहुआ उनके विचारों से अनजान बोला, मैं जाकर फॉर्मेशन तैयार करता हूं। तुम सब योजना के अनुसार घात लगाकर बैठो। जैसे ही फॉर्मेशन में विस्फोट हो तुरंत कार्रवाई करो। भीड़ अचानक अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आए और गंभीरता से जवाब दिया। हाँ। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर चुपके से बड़े मछली पकड़ने वाले घर की छत पर चढ़ गया। सबसे पहले दोनों बच्चों की जांच करने के लिए पिलरूम की छत पर गया। दोनों बच्चे अभी भी वेदी के सामने घुटने टेके हुए थे, जैसे देवताओं को भेंट चढ़ा रहे हों, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। मोहुआ ने राहत की सांस ली। इसके अलावा दुष्ट गोली मास्टर अभी भी कीमिया में व्यस्त था। काले वस्त्र पहने लोग और क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन अभी भी शराब पी रहे थे। कुछ लोग तो ऊँघ रहे थे। ये लोग पूरी तरह से बेपरवाह थे। मोहुआ के लिए ये शुरुआत करने का एकदम सही क्षण था।
उन्होंने अपने भंडारण बैग से पृथ्वी श्रृंखला आध्यात्मिक स्याही की कई बोतलें निकाली, फिर मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें पीसकर पाउडर बनाया और उसे आध्यात्मिक स्याही के साथ मिलाकर निर्माण के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। फिर स्याही को नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक स्याही को जमीन पर बहने के लिए प्रेरित किया। घोर अंधेरी रात में आध्यात्मिक स्याही एक विषैले सांप की तरह जमीन से चिपकी हुई, चुपके से सरकती हुई संरचना का निर्माण कर रही थी, जिसने पूरे मछली पकड़ने वाले घर को घेर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया और आध्यात्मिक स्याही धीरे धीरे फैलती गई, गठन भी धीरे धीरे परिपूर्ण होता गया। मुंह हुआ छत पर लेटा हुआ ध्यानपूर्वक संरचना बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी अचानक एक हल्की सी आवाज ने उसका